क्या तुष्टीकरण की राजनीति और खास वोट बैंक के लिए विपक्षी पार्टियों को न हिंदुत्व का चेहरा पसंद है, न ही सनातनी आस्था। हालांकि खास वोट बैंक के लिए विपक्ष को कभी दंगाई, कभी पत्थरबाज, तो कभी अवैध कब्जाधारी जरूर कबूल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको दो तस्वीरें देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी फ्रांस के मार्सिले में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने वीर सावरकर की सराहना की, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने सावरकर की सराहना की, कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस नेता सावरकर को भला बुरा कहने लगे। दूसरी तरफ कुशीनगर में मद्दी मस्जिद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन के बाद खास वोट बैंक को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं। वीर सावरकर की फ्रांस में पीएम मोदी ने तारीफ की, तो जवाब में कांग्रेस नेता उदित राज ने सावरकर का अपमान किया, सावरकर को भगोड़ा तक कह दिया और पीएम मोदी पर निशाना साधा कि अगर स्वतंत्रता सेनानी का नाम लेना था तो नेहरू, गांधी और भगत सिंह का नाम लेते। अब आपको अगर भारत देश के आज़ादी के आंदोलन के बारे में विश्व स्तर पर कहना ही था, बोलना ही था, तो नेहरू जी का, गांधी जी का, शहीद भगत सिंह, राजदो और बहुत सारे हैं, लाला राजपाट राय जैसे लोगों को एग्जाम्पल देना चाहिए था। जो भगोड़े को आप एग्जाम्पल दे रहे हो। अच्छा, हिम्मत होती तो भागते ना, यहाँ आते, भले फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते, ट्रायल को फेस करना चाहिए था उनको। तो ऐसे भगोड़े को आप जो है महान घोषित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उदित राज ने ये बयान ऐसे ही दे दिया, बल्कि इसके पीछे अहम वजह हिंदुत्व से चिढ़ हो सकती है। वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा भी थे। क्या तभी कांग्रेस को सावरकर चुप रहे? उदित राज के बयान पर नवभारत ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने फिर उसी बात को दोहरा दिया। विदेश की धरती में अगर भारत के स्वाधीनता, आजादी के आंदोलन का जिक्र ही करना था तो ऐसी बात को जिक्र करना चाहिए था जिससे सिर हमारा ऊंचा होता। गांधी जी का, नेहरू जी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का और लाला लाजपत राय जैसे लोगों का करना चाहिए था। अब जो भगोड़ा है उसके बारे में आपने किया और उसके बाद में पेंशन पर जिंदा रहे हो। 1942 में अंग्रेजों के साथ रहे हो, अंग्रेजों की सेना में कैंप लगा लगा के भर्ती कराया हो। सावरकर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई और स्वतंत्रता सेनानी है ही नहीं। कि कांग्रेस को, ये आधुनिक कांग्रेस है, इसको क्रिटिसाइज करने की आदत बन गई है। सावरकर जी को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? उनका संबंध वहां से जुड़ा होता है, स्थान से जुड़ा होता है, उनको ट्रिब्यूट दिया गया। कोई हम शहीद भगत सिंह जी को कोई इंकार कोई करते हैं, उनको भी उत्तर सम्मान देते हैं, लेकिन इनकी पीक ऑन चॉइस है। इंदिरा गांधी ने सम्मान दिया, ये सम्मान नहीं देंगे। वर्तमान की राजनीति में इनको लगता है कहीं न कहीं राष्ट्रीय भक्तों का अपमान करेंगे तो हम कहीं न कहीं विरोधी ताकतों को अपने पक्ष में जोड़ पाएंगे, उनको सम्मान देने वाली बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राष्ट्र नायकों के प्रति जो सिलेक्टिव सोच है और सन की सोच है, उस सन की और सिलेक्टिव सोच का ही नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी आज एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनती जा रही है जिसका अंदर कोई भाव नहीं रह गया है, बाहर कोई मोल नहीं रह गया है। नेहरू परिवार, गांधी परिवार, इसके अलावा कोई आपके लिए कोई राष्ट्र नायक है नहीं। तो ये जो सोच है, इस सोच से आपको बाहर आना चाहिए, इस सनक से बाहर आना चाहिए। और जहां तक वीर सावरकर का सवाल है, वीर सावरकर का देश के लिए जो योगदान है, देश की आजादी के लिए जो कुर्बानी दी है उन्होंने, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सावरकर को सम्मान करने की तारीफ की, लेकिन कांग्रेस के सावरकर को अपमान करने पर उद्धव ठाकरे के नेता मौन रहे। अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, उनको याद करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं। हम सब के लिए वो गर्व की बात है। वीर सावरकर इस प्रकार के स्वतंत्र वीर सेनानी नहीं थे, बहुत ही निर्भय थे। उनके जो विचार थे, उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रहे, क्रांतिकारक रहे। नहीं, वीर सावरकर जी के लिए वो एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। हो सकता है उनके रास्ते अलग हों फ्रीडम मूवमेंट में, पर उन्होंने भी योगदान निभाया है। उनको वहां पर जाकर एक्नॉलेज करना और जहां से उनका संघर्ष शुरू हुआ था और जिस तरीके से फिर उनका कारावास में डाला था देश में आकर ब्रिटिशर्स ने, वो देश की जनता भूल नहीं सकती है। तो अगर वहां पे जाकर उनको सम्मान दिया है, मैं नहीं मानती हूं कि इस पे किसी तरीके की राजनीति होनी चाहिए। हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान मिलना चाहिए।
अब सवाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी है कि अगर वो सावरकर को महान समझते हैं तो फिर सावरकर का अपमान करने वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में क्यों है? क्या उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के साथ गठबंधन मजबूरी है? भले ही कांग्रेस हिंदुत्व के बड़े चेहरे सावरकर को भगोड़ा तक कह दे। इस बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण का एक और चेहरा सामने आया यूपी के कुशीनगर से। कुशीनगर के मद्दी मस्जिद के अवैध कब्जे को 2 दिन पहले बुलडोजर से ढहा दिया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से वोट बैंक की राजनीति करने का मौका मिल गया। कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कुशीनगर गया। योगी सरकार पर दंगे की साजिश का आरोप लगा दिया। तो यह कानून जो है कानून को हाथ में लेकर के जो संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्रवाई सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का की साजिश किया था उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय देकर के दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया। इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। सवाल वोट बैंक का है तो फिर कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाला। आज कांग्रेस का डेलीगेशन कुशीनगर पहुंचा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ पर भी कई बार सवाल उठाए। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने खुद संगम में जाकर डुबकी लगाई, लेकिन अब वो जनता को कह रहे हैं महाकुंभ में भीड़ है वहाँ मत जाओ बल्कि कावेरी में ही डुबकी लगाओ। अब सवाल है महाकुंभ में हिंदू एकजुटता से क्या विपक्ष डर गया? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हिंदुत्व और सनातन से इतनी चिढ़ है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष को दंगाई पत्थरबाज के साथ साथ अवैध कब्जाधारी कबूल है? सबसे बड़ा सवाल, हिंदुत्व के नायक हिंदू आस्था और सनातन पर सवाल उठाकर क्या मोदी योगी से मुकाबला कर पाएंगे विपक्ष के नेता? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए अपने रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर कपिल कुमार हिस्टोरियन है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले तस्वीर देखिए, यहाँ पर लोगों की भीड़ है जो लगातार स्नान कर रहे हैं। एक बार आप लोग जयकारा लगा दीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। तो आप ये देखिए, इसलिए मैंने जयकारा कहा क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज में मौजूद हूँ। करीब 2 करोड़ लोग आज स्नान कर लेंगे। कल हो सकता है आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच जाए। हिंदू एकता का जमावड़ा, यहाँ पर सनातनी आस्था का जमावड़ा। लेकिन धर्मेंद्र भाई, इससे अलग एक तुष्टीकरण की सियासत। कभी संभल में पत्थरबाजों का दर्द दिखाई दे जाता है, नियमों के तहत बुलडोजर एक्शन चलता है, लेकिन चूंकि मस्जिद थी इसलिए आप लोगों को दर्द होता है, आप वहां पर पहुंच जाते हैं। हिंदुओं की पीड़ा नहीं दिखती है। राकेश भाई, महाकुंभ में इस देश के हिंदू और सनातनी 1500 लोग मारे गए। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार इतनी असंवेदनशील थी, इतनी संवेदनहीन थी कि 18 घंटे तक आंकड़े नहीं दे पाई। लाशें महाकुंभ से बहकर, प्रयागराज से बहकर गाजीपुर तक पहुंच गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई दर्द नहीं हो रहा है। हम इनकी व्यवस्थाओं पे अगर सवाल खड़ा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर आपने 100 करोड़ की व्यवस्था की थी और 7 करोड़ लोग आ गए किसी दिन, सर मैं इतनी शुरुआत में आपको टोकता नहीं हूँ, किसी भी प्रवक्ता को नहीं टोकता हूँ, लेकिन मैं मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी फेक न्यूज अफवाह के लिए नहीं करने दूंगा। आप कह रहे हैं 1500 मौतें हो गई तो 1500 मौतों हो गई, इसका कोई सबूत, कोई आधार दे दीजिए, वरना किसी राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस तरीके की बातें मत किया करिए। पहली बात है। और दूसरी बात है कि लाशें तैर रही हैं, पहुंच गई हैं, बह रही हैं, गाजीपुर तक पहुंच गई, फला जगह तक पहुंच गई। यहाँ इतना, अरे थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात करिए धर्मेंद्र भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। इतने पीपे के पुल हैं कि अगर कोई लाशें बहा भी देगा तो पीपे के पुल में जाकर फंस जाएंगी। इतना अगर कॉमन सेंस आपके पास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना अगर कॉमन सेंस आपके पास नहीं है धर्मेंद्र भाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बिहार की महिला ने कहा कि हम लोग जिंदा थे और पुलिस प्रशासन का कि इनको
तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की महिला थी नहीं, वहां के तस्दीर ने बताया। सुनिए धर्मेंद्र भाई, एक तो मैं महाकुंभ हादसे पर बातचीत नहीं करना चाहता था, पहले आपको बता दूं यहाँ पर लोग हैं, करोड़ों की भीड़ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी को असुविधा नहीं होगी, बहुत सारे लोग असुविधा उन लोगों को हुई भी है, लेकिन इतनी भीड़ में अधिकांश लोग कह रहे हैं कि सुविधा मिली है। पहली बात है ना भागिए मत बोल के, शूट एट साइट वाला मामला नहीं होगा कि कुछ कहे उसके बाद निकल लिए, कुछ कहे उसके बाद निकल लिए, ये नहीं चलता है, ये नहीं चलता है भाई। आपने कहा 1500 मर गए, लाशें बहा दी गई, गाजीपुर पहुंच गई, किसी ने देखा क्या? एक मिनट, किसी ने देखा लाशें? अफवाह कोई नहीं देखा है लाशें? नहीं देखी। आप लोग कहाँ से? नहीं देखा। कहाँ से आप लोग? दिल्ली से, आगरा से। इधर किधर? कोई नहीं, यहीं से। तो चलिए, मैं इस पर नहीं डिबेट करना चाहता हूँ। अलग अलग जगहों से लोग हैं, किसी ने कहीं लाश बहते नहीं देखी है। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि एक मस्जिद का अवैध हिस्सा बुलडोजर से गिरता है, आपको दर्द क्यों होता है? आपको उसमें दंगे का डर क्यों दिखता है? क्या ये भड़काऊ नहीं है? क्या उकसाऊ नहीं है ये? वहाँ पे उन्होंने बताया, सनातनी थे वहाँ उन्होंने बताया, श्रद्धालु थे उन्होंने बताया, हिंदू थे उन्होंने बताया, महिला बिहार की थी उन्होंने बताया। तो ये आपने क्या कहा? लेकिन मनीष शुक्ला, कितने दंगे हुए? अरे भाई, मस्जिद का अवैध हिस्सा हाई कोर्ट ने स्टे दिया, कोर्ट ने स्टे दिया, और स्टे की डेट जब खत्म हुई तो बुलडोजर चल गया, जाकर दूसरा स्टे लेके आना चाहिए था। नियमों के तहत नोटिस दिया गया, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको वोट बैंक दिखता है। मनीष शुक्ला, इन्हें वोट बैंक दिखता है। मैं आऊंगा अभी सावरकर पर भी, रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए, अभी सावरकर पर आता हूँ, रुक जाइए, रुकिए, चलिए। मनीष शुक्ला, इनको अवैध हिस्सा बुलडोजर चल जाए तो एक खास वोट बैंक क्या दिखता है? 1500 मौतें हो गई, लाशें बह गई, गाजीपुर पहुंच गई। कॉमन सेंस की बात है कि भाई पीपे का पुल है, किसी ने बहा भी दिया तो फंस जाएगा उसमें जाके। कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल करना है। राकेश जी, देवरिया के हाटा कस्बे में मस्जिद का जो हिस्सा गिराया गया है वो मानचित्र के विरुद्ध बना था। वहां की नगर पालिका ने विहित प्रक्रिया का पालन किया, पहले नोटिस दिया, नोटिस के बाद जब मस्जिद पक्ष ने समय मांगा तो उनको समय दिया गया, और उसी समय के दौरान वो लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट से स्टे मिला, और स्टे की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आगे कोई प्रक्रिया नहीं चल रही थी, तो नगर पालिका ने विहित प्रक्रिया का पालन किया, फिर से नोटिस दिया और मस्जिद पक्ष को कहा कि जो आपने अवैध निर्माण किया है उसको स्वयं से हटा लीजिए। लेकिन मस्जिद पक्ष ने उस अवैध निर्माण को जब स्वयं से नहीं गिराया, तो उसके बाद जो नगर पालिका है उसके जो प्राधिकारी है उन्होंने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश जारी किया, जिसको हटाया गया है उस अवैध निर्माण को। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी मकान हो या किसी भी प्रकार का निर्माण जो नियम विरुद्ध है वो नहीं चलेगा। और समाजवादी पार्टी केवल वोट बैंक के लालच में इस तरह के अवैध कब्जों का समर्थन करती है। और अभी जो इन्होंने महाकुंभ को लेकर बात कही है, दरअसल अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी तक सनातन के जनसमुद्र से घबराई हुई है। 13 जनवरी के पहले से ही आप अगर अखिलेश यादव के एक्स के पोस्ट को देखिएगा, बयानों को देखिएगा, ठीक है, वो घबराना नहीं घबराना जनता देख रही है, समझ रही है मनीष जी। लेकिन वरुण पुरोहित जी, संभल में भी पत्थरबाजों के घर जाने की रेस लगी हुई थी, आप में और सपा में गजब स्थिति थी। रेस कुशीनगर में भी लगी हुई है। मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा, नियमों के तहत गिरा, तो भी आप लोगों को दर्द हो रहा है। दर्द सावरकर का नाम पीएम ने ले लिया, जिसकी तारीफ कभी इंदिरा गांधी ने की, कभी महात्मा गांधी जी ने भी की थी, तो भी आप लोगों को दर्द हो रहा है। तो भाई फॉर्मूला एक ही लगता है कि हिंदुत्ववादी किसी का चेहरा है तो उससे दूर रखो अपने आप को, और जहां पर एक वोट बैंक है उसके जितना करीब हो सकते हैं, चाहे भाले कानून के उलट जाकर होना हो जाओ। राकेश जी, वोट बैंक मुझे नहीं पता आप कौन से तबके के लिए कह रहे हैं, कौन से क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कह रहे हो। अगर आप मुस्लिम्स के लिए कह रहे हो तो 8% 10% वोट बैंक के लिए मैंने कई बार कहा, कांग्रेस के मूर्ख है कि 8% 10% का ही वोट चाहिए, बाकी चाहिए नहीं हिंदुओं का वोट। इस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट करने की बात नहीं। और समाजवादी पार्टी का स्टैंड अलग है, हमारा स्टैंड अलग है, हमारी डेमोक्रेटिक फोरम है, और हमने हमेशा मस्जिद का विरोध नहीं किया। जो भी अभी बात शुक्ला जी ने कहा, अवैध निर्माण या अतिक्रमण में दिल्ली के टाइम भी कहा था, आज भी कह रहा हूं,
अवैध निर्माण और अतिक्रमण कहीं हो रहा है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और कुशीनगर में जहाँ हुआ अगर एक मस्जिद कर रहे हो अभी कहने तो 10% की बात कर रहे हैं तो सैफरन टेररिज्म का नाम ऐसे ही आ गया था, उस 10% के पीछे ही तो आया था ना, आ गया था बिना आधार के। और तब क्या आपके एक नेता ने आप जाकर कहा कि कांग्रेस पार्टी की लाइन थी इसलिए सैफरन टेररिज्म कहना पड़ा। हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी, ये बिना किसी वोट बैंक की चाहत में कहा गया। सनातन कुष्ठ है, एड्स है, बीमारी है, ये बिना किसी वोट बैंक की चाहत में कहा गया। कौन सा गठबंधन है, कौन इसको लीड कर रहा है? मोदी जी ने जब कहा था 2014 से पहले पैदा होने में शर्म आती थी, वो कौन सा गठबंधन या कौन सा वोट बैंक के लिए कहा था साउथ कोरिया में जाके? आप पुरानी बातें नहीं, मोदी जी के पीछे जाकर मत छिपिए। नहीं, मैं नहीं छिप रहा कहीं भी, आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो। डिस्कशन और आप कोई पॉइंट पे डिस्कशन तो करोगे, पीछे जाकर छिप जाएंगे। आप अतिक्रमण अवैध निर्माण की बात कर रहे हो, अभी वहां चले गए, सैफरन टेररिज्म पे चले गए। मेरी बात तो पूरी सुन लो आप। अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण कहीं भी हो रहा है तो गलत है। दिल्ली के समय भी मैंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर पे कमेंट किया था। अगर जैसे एक पर्टिकुलर आप शहर की बात कर रहे हो तो मस्जिद का ही गिराया या बाकी जितने अवैध निर्माण थे उनको भी नोटिस दे गिराया, वो तो स्पष्ट करिए। आप पर्टिकुलर धार्मिक स्थल को ही अगर टारगेट करते हो तो डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। अगर आप पूरे शहर के अतिक्रमण या अवैध निर्माण हटा रहे हो तो हटा सकते हो। आप चलाइए मूवमेंट, किसने रोका आपको? के तहत बुलडोजर चला, आप सावरकर वाला स्किप करके आप रुकना चाहते हैं? नहीं, मैं सावरकर में भी जा रहा हूँ, आपने मिक्स मैच कर रखे हैं सारे टॉपिक। आपका डेलीगेशन क्या करने वहां पर चला गया? वीर सावरकर जी की बात करते हो तो उसमें हमारा स्टेटमेंट है ना, क्योंकि तुष्टिकरण की लाइन है। सावरकर का विरोध क्योंकि हिंदुत्ववादी चेहरा, और यहाँ पर अवैध हिस्सा गिर रहा है क्योंकि तुष्टिकरण वहां पर भी है। एक ही लाइन कनेक्ट कर रही है दोनों को। नहीं, आपको लग रहा है कनेक्ट कर रही है, कनेक्टेड नहीं है। वीर सावरकर किसी भी पूर्वज हमारे क्रांतिकारियों के, जिनके कारण आज हम बोल पा रहे हैं, आजादी मिली है, उस पर किसी प्रकार का कमेंट कोई भी करता है तो गलत है। हमारा हक ही नहीं है किसी पूर्वज के ऊपर कमेंट करने का। हम आप वीर सावरकर क्यों, नेहरू जी पे भी कमेंट कोई करता है तो गलत है। किसी पे भी कमेंट, जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने आजादी, जिनके सैक्रिफाइस से हमको मिली है, आज हम डिबेट कर रहे हैं, आज मजा कर रहे हैं देश के अंदर, उनके अगर कोई कमेंट करता है तो गलत है। चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे मोदी जी हो, इसमें क्या बात है? तो एक यूनिवर्सल बात करनी चाहिए सबको। कई बार आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाता हूं क्योंकि कई बार आप पार्टी लाइन से अलग हटकर बोलते हैं और पता नहीं पार्टी लाइन पर ही बोलते हैं। कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मुझे बता दीजिए, उदित राज पर कार्रवाई करेगी क्या पार्टी, जो उन्होंने बोला उसके लिए? मैं देखिए किसी पर्टिकुलर आदमी पे कमेंट नहीं करता। मैंने कहा कोई भी आदमी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, आजादी के सिपाहियों पर, पूर्वजों पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो नहीं, गलत है। उसको खुद को समझ नहीं है पूर्वजों ने कितना सैक्रिफाइस किया है। क्यों नहीं करेंगे भाई? आपकी, अरे वरुण जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी खुद सावरकर को लेकर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला है। मैं सुनाऊंगा तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी। मोदी जी ने भी नेहरू जी पे पता नहीं क्या क्या बोला है। नहीं, मोदी जी भी तो नेहरू जी पे क्या क्या नहीं बोला बीजेपी के नेताओं ने। नहीं, रुक जाइए, नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करें फिर। मैंने सबको यूनिवर्सल कहा है। हाँ, तो वो कहाँ डिफेंड कर रहे हैं भाई? वो तो कह रहे हैं कि बोले हैं, और ताल ठोक कर वो कहते हैं कि हम सही बोल रहे हैं। वो तो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं। तो अगर मोदी जी नेहरू जी के लिए क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या उनके फॉलोअप कर रहे हैं तो गलत है। कुछ समय मैं वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी के और उनके अगर जो लोग उनसे जुड़े वो बोलते हैं, पूर्वजों के ऊपर कमेंट करते हैं तो गलत है। किशोर तिवारी जी, अरे रुकिए वरुण जी, रुकिए सर, रुकिए जी। किशोर तिवारी जी, आपसे दो सवाल है सर। पहला कि जरा वरुण जी को याद दिलाई कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जाकर सावरकर को लेकर या फिर अलग जगहों पर क्या क्या बोला। इनकी मेमोरी शायद याद नहीं दिला रही है या फिर इनकी पॉलिटिक्स की मजबूरी है। नंबर एक बात। नंबर दो बात है सर, आज से 1 या 2 महीने पहले आप ही मेरे शो में थे और इन्हीं वीर सावरकर को लेकर डिबेट चल रही थी और आपने ये दो टूक कह दिया था कि उद्धव ठाकरे बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि भाई जो वीर सावरकर बोले उस पर उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। अब बताइए सर, अभी तक ये स्टैंड तो क्लियर नहीं हुआ। देखिए पांडे जी, बहुत अच्छा है कि आप पुण्य कमा रहे हो और इसके बाद निर्विवाद पत्रकारिता करोगे। वरुण पुरोहित ने शुरुआत में तो अच्छा कहा कि जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और वो अभी नहीं है, उन पर हमने भद्दी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा कि कांग्रेस ने बार बार सावरकर के खिलाफ स्टैंड लेके, सनातन के खिलाफ स्टैंड लेके हमारा चुनाव में बहुत नुकसान किया और हम भविष्य में कांग्रेस के साथ जो भी चुनाव आएंगे उसमें साथ में नहीं रहेंगे। ये स्टैंड हम ले चुके हैं और ये गलती है ना। हमने विपक्ष का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर हमने इनका साथ दिया था
ये सावरकर सनातन ये क्यों ले आते मुझे समझ में नहीं आया। मैं वरुण पुरोहित जी का बहुत आदर करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि ना तो बीजेपी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी इनके कंट्रीब्यूशन को फिर से रिकॉल कर उस पे ही घुसी रहे, या जो हमारे श्रद्धा स्थान है मराठी मानुष के लिए जो भगवान के उतने हैं और एक हिंदुत्व चेहरा है ऐसे वीर सावरकर पे एक भी चीज हम नहीं सुनेंगे। और हमने डिसाइड कर लिया है कि कांग्रेस का बोझा अब हमने नहीं ढोना है, अब नहीं ढोएंगे हम। हमारी विचारधारा स्वतंत्र है, हमारा आर्थिक कार्यक्रम स्वतंत्र है। कांग्रेस तो पूरे देश में है ना, बहुत सही है। अब आप बोलिए वरुण जी। कांग्रेस किशोर तिवारी जी ने तो दो टूक कह दिया कि भैया आपके साथ रहना नहीं है, निकल लीजिए पतली गली से, या हम निकल लेते हैं पतली गली से। नहीं कांग्रेस देख लीजिए। नहीं, कांग्रेस के क्या फर्क पड़ेगा बताइए। आप कांग्रेस को छोड़ देंगे तो कांग्रेस तो पूरे देश में, आज मोदी जी की सरकार भी आदि कांग्रेस पृष्ठभूमि के सांसदों को लेकर सरकार बना रखी है। आप बताइए कौन सी पार्टी में कांग्रेस के लोग नहीं है। कांग्रेस एक लीडरशिप की फैक्ट्री है, सारी पार्टियां हैं तो कांग्रेस का नाम। अच्छा मैं बताऊं क्या फर्क पड़ेगा? नहीं क्या वरुण जी मैं बताऊं क्या फर्क पड़ेगा? राकेश में ऐड सुनिए ना सर, मैं बताऊं क्या फर्क पड़ेगा। जी। अभी 1-2 दिन पहले राशिद अल्वी जी का बयान था। सुनिए हाँ किशोर जी आप ऐड करिएगा, मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं। 2 दिन पहले राशिद अल्वी ने कहा था कि 99 सीटें जीती, उनमें से 60-65 सीटें हमने अपने सहयोगियों के दम पर जीती। तो फर्क ये पड़ेगा कि सर जब सहयोगी नहीं रहेंगे तो ये आंकड़ा कहां जाएगा भगवान जाने। पांडे जी 10 सेकंड मुझे दीजिए, आपने कमेंट किया उस पे, आप जिनके भी स्टेटमेंट दिखा रहे हो ना और गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, ये मैंने कई बार उठाई ये बात। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस और गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि का द्वंद्व युद्ध चल रहा है। जो कांग्रेस गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं उनके हाथ में कब्जा हुआ है, जैसे मुक्त होगी पार्टी अपने आप सब सही हो जाएगा। सच बोलने में आपको किसी को दिक्कत क्या है? मैं यही तो मैं कह रहा हूँ गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि। ठीक है 15 सेकंड में कुछ किशोर जी ऐड कर रहे हैं, फिर कपिल जी सीधे आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। जो 2 बातें आई हैं जल्दी से ऐड करिए किशोर जी। नहीं मैं वरुण पुरोहित के इस बात से बहुत ही सहमत हूं कि गैर कांग्रेसी बीजेपी के हाथों में बंधे लोगों के हाथ में कांग्रेस चली गई है और यह सब नेताओं को वहां से हटाएंगे नहीं और वरुण पुरोहित तरीके अच्छी छवि के साफ सुथरे लोगों को लाएंगे नहीं, तब तक कांग्रेस ये कांग्रेस रही नहीं। वो राशिद किडोई बता रहे थे 75 सीटें यह हमारे भरोसे लेके आए और अभी हमारी हालत पतली कर दी। कैसा करे? कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं जो ढूंढने से नहीं मिलते। नहीं ठीक है, लेकिन मैं एक आप दोनों लोगों की बात से मैं थोड़ी सी मेरी अलग राय है। वरुण जी और किशोर जी आप कह रहे हैं गैर कांग्रेसी इनके हाथ में उनके हाथ में, तो देखना किसका काम है? कांग्रेस आलाकमान का काम है। राहुल गांधी सोनिया गांधी इन्हीं की तो चलती है ना पार्टी में। तो हटाइए बाहर फेंके जो आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। कौन रोक सकता है गांधी परिवार को? किसी का चलेगा क्या? और अगर आप नहीं उठाकर बाहर कर रहे हैं तो फिर तो ये सोचना होगा क्या बाहर क्यों नहीं कर रहा। मैं आ रहा हूं अब कपिल जी आपके पास आता हूं। मैंने कहा कि तुष्टीकरण की लाइन सावरकर और कुशीनगर को कनेक्ट कर रही है, तो ये बात ना सपा को हजम हो रही है ना कांग्रेस को हजम हो रही है, जबकि लाइन तो यही है भाई, क्योंकि सावरकर का विरोध उनके हिंदुत्व चेहरे से है और यहां पर भी मस्जिद का अवैध हिस्सा गिर रहा है इसलिए कि एक वोट बैंक को खुश करना है। दोनों जगह तुष्टीकरण लाइन है। देखिए सबसे पहले तो मुझे आज पुरोहित जी की चिंता हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि जो वक्तव्य पुरोहित जी ने सावरकर जी को लेके दिया है कहीं ऐसा ना हो कि शाम तक इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, क्योंकि इनके जो पार्टी के नेता हैं, जैसे आपने बताया कि राहुल गांधी ने कितने स्टेटमेंट्स दिए हैं, और आज तो इनके पार्टी के नेता का मूड वैसे ही बहुत खराब होगा क्योंकि ट्रंप ने वो जो था वो फॉरेन पावर्स करप्शन एक्ट वहां पे 1970 का जिसमें वो अदानी को फंसाया गया था, हिंडनबर्ग कंपनी सोरेस वालों ने वो एक्ट को रोक दिया है वहां पे। तो पुरोहित जी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने सावरकर जी पे बहुत महत्वपूर्ण आज स्टेटमेंट दिया है। मैंने आज तक किसी कांग्रेसी के मुंह से इस तरीके का स्टेटमेंट सावरकर जी के लिए नहीं सुना है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। अब बात आती है संविधान तुष्टीकरण और इन चीजों की। मेरा एक सवाल है, सारे लोग बात करते हैं संविधान की और फिर कहते हैं संविधान खतरे में है। मुझको एक प्रावधान संविधान के अंदर बता दीजिए जिसमें लिखा है कि कोई भी गैर कानूनी सरकारी जमीन को कब्जा करके कुछ वहां पे बना सकता है या गैर कानूनी बिना नक्शा पास कराए हुए कुछ बनवा सकता है। तब संविधान की किसी को याद नहीं आती।
इनमें से कोई ये नहीं कहता कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया, ये कहते कि कोर्ट में केस है, कोर्ट फैसला करेगा। और जब सारे स्टेप्स लेने के बाद में उसको गिराया जाता है, तब इनको ये याद आ जाता है कि साहब अल्पसंख्यकों के ऊपर वो किया जा रहा है। पूरा उठा करके मुझे बताइए, बस्तियां की बस्तियां बस गई है बांग्लादेशियों की। कोनार्क के तट पे मैं होके आया, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है जहां पे पूरी बांग्लादेशियों की बस्ती बना दी गई है वहां पे। अब उसको हटाया जाएगा तो अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादती हो रही है। ठीक है, संविधान की प्रति हाथ में लेकर संसद में गए थे नेता। अब धर्मेंद्र भाई बताइए क्या जवाब है कपिल जी की इस बात का, उसके बाद मैं यहाँ की जनता की राय भी जान लूंगा। रामपुर के अंदर आजम खान ने, राकेश जी, मैं आपसे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये जानना चाहता हूँ। कपिल जी जमीनों को हथियाना मुस्लिम लोगों की जमीनों को हथियाना कानूनी था, इन्हीं का था वो आजम का, क्या नाम है, रामपुर के अंदर वो आजम का, जिसने सारे पूरा सत्ता का फायदा उठाया समाजवादी पार्टी का, और जमीनें हड़पी इसने वहां पे। उस पे बोलेंगे ये कुछ, अतीक खान पे बोलेंगे ये कुछ, हिम्मत है इनमें एक जगह भी। और मुझे एक और बात बताइए। ठीक है कपिल जी, मैं जवाब दे लेता हूँ। चलिए धर्मेंद्र यादव बोलिए। धर्म की बात होती है, जो मस्जिदों के अंदर कबाड़ियों की दुकानें खोल दी जाती है। पूछिए, अयोध्या में जो राम के नाम की लूट करके जमीनें लूटे हैं लोगों की, गरीबों की जमीन लूट ली है, उसके बारे में एक बार बात करिए आप। देवरिया के अंदर श्याम चरण गुप्ता नाम का व्यक्ति है, नाम लेना उसका, देवरिया में श्याम चरण गुप्ता व्यक्ति है, उसने मुझे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसकी जमीन कब्जा कर रखी है। आजमगढ़ के मुसलमानों ने ये शिकायत की है। विधायक भूमाफिया आप रजिस्ट्री लिखवाइए अयोध्या की, फिर आप बोलिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप अयोध्या के भूमाफियाओं के बारे में शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे नहीं सुना धर्मेंद्र यादव, आपसे कुशीनगर पर बातचीत हुई, मदनी मस्जिद का एक हिस्सा अवैध था जो गिरा दिया गया, उस पर कपिल जी ने कहा कि अब संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ था, अयोध्या ऊपर चले गए, और अयोध्या में भी चले जाएंगे तो उस पर भी आप भाग जाएंगे। देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ने के लिए देश के युवाओं को प्रेरित करने वाला व्यक्ति भी कैसे हो सकता है, जो अंग्रेजों की पेंशन मजबूरी से लेके अंग्रेजों की पेंशन के लिए वो वीर कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। इनकी वीर की परिभाषा पहले पूछिए कि वीर की परिभाषा क्या होती है। अगर कोई माफी मांग ले वो वीर है तो परिभाषा इनको मुबारक हो। माफी मांगने वाला कोई वीर नहीं होता है। अंग्रेजों के सामने अगर भगत सिंह माफी मांग लेते हैं तो उनको फांसी नहीं होती, अगर चंद्रशेखर माफी मांग लेते हैं तो उन्हें गोली नहीं मारना पड़ता। अच्छा सुनिए धर्मेंद्र यादव, रुकिए धर्मेंद्र यादव एक मिनट, कपिल जी अरे सुनिए धर्मेंद्र यादव, सुनिए ना धर्मेंद्र यादव, सुनिए, आप प्रोफेसर है ना, सुनिए भाई, रुकिए प्लीज, रुकिए, मुझे ना कहना पड़े कि आवाज सुनवाने के लिए रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव प्लीज, मैं बाहर से हूँ, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आवाज आपकी डाउन की जाए, नहीं अच्छा लगता, रुक जाइए। सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। ये जो आप कह रहे हैं कि वीर सावरकर को वीर क्यों, तो ये तो फिर महात्मा गांधी भी आपके हिसाब से गलत हो गए। 1920 में वो कह रहे हैं कि सावरकर बंधुओं के पक्ष में उन्होंने बयान दिया था, उनके खिलाफ हिंसा का कोई सबूत नहीं। इंदिरा गांधी की चिट्ठी 1980 की है जिसमें वो सावरकर को महान सपूत बताती हैं। फिर तो आप इंदिरा गांधी के भी खिलाफ हो गए, आप महात्मा गांधी के भी खिलाफ हो गए, आप शरद पवार के भी खिलाफ हो गए, आप उद्धव ठाकरे के भी खिलाफ हो गए, आप यहाँ पर किशोर तिवारी बैठे उनके भी खिलाफ आप हो गए। क्या इंदिरा जी ने माफी मांगी अंग्रेजों से? क्या इंदिरा जी ने अंग्रेजों से माफी मांगी? क्या महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से माफी मांगी? नहीं, अरे भाई आप कह रहे हैं ना वीर क्यों, आप कह रहे हैं ना कि वीर क्यों, महान सपूत क्यों, तो आप शरद पवार के खिलाफ हो गए, आप महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए, आप इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। जो मन होगा वो बोल दोगे आप, माइक आपके हाथ में। अच्छा रुकिए, चलिए जरा आइए जनता के बीच में। कुशीनगर में एक मस्जिद का अवैध हिस्सा बुलडोजर से गिरा है, नियमों के तहत नोटिस देकर गिरा है। सपा कह रही है कि वहां डर था कि दंगा उंगा फैल जाता, क्यों बयान आ रहे हैं? सपा को ऐसे ही मन में रहता है कि अफवाह फैला देंगे सरकार को नीचे गिराने के। आप बताइए भाई। नहीं, गलत अफवाह है, ऐसी कोई अफवाह नहीं है। आप बताइए क्यों इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है? जो चीज गलत है उसको गिराना न्याय उचित है, और ये तो फिर दंगे की बात क्यों हो रही है? दंगे का डर क्यों? तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपने विवेकानुसार बहुत अच्छे और न्यायपूर्वक तरीके से काम कर रही है। आप बताइए भाई। बहुत अच्छी सरकार चल रही है इस वक्त। नहीं, सरकार अच्छी चल रही है बुरी चल रही नहीं पूछे, ये पूछ रहे हैं कि ये क्यों इस तरीके के बयान आ रहे हैं? ये सब गलत है। गलत है। सावरकर को कितने लोग जानते हैं भाई यहाँ पर? कोई जानता है? हैं? कोई जानता है? कौन जानता है बताइए? सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बातें।
जी बिल्कुल, ये तो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर सावरकर वीर है कि नहीं आपके? बिल्कुल वीर हैं। और वीर सावरकर वीर है, वीर थे और वीर रहेंगे। बताइए भाई। सावरकर वीर थे और वीर रहेंगे, हमेशा दिल में रहेंगे। जो हिंदुस्तान में किया जा रहा है, ये सपा मुखिया के द्वारा की गई टिप्पणी सही नहीं है। इस तरीके का एक वीर का अपमान किया जाना मतलब वीर सैनिकों के प्रति किया गया अपमान है। अब एक बात है धर्मेंद्र जी और वरुण जी, आपने तो खैर अलग ही लाइन ले ली, कपिल जी ने आपकी तारीफ कर दी, मैं क्या ही कहूं, लेकिन जाकर पार्टी में चर्चा करिएगा जो किशोर तिवारी बोल कर गए। लेकिन धर्मेंद्र भाई देखिए लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सावरकर पर आप उलझुल बोलकर चले जाते हैं, लोग कहते हैं कि आप जानबूझकर बोल रहे हैं, आप तुष्टीकरण के लिए बोल रहे हैं। अवैध हिस्सा बुलडोजर से गिरता है, नियमों के खिलाफ गिरे, सवाल उठाइए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नियमों के तहत जब गिरता है और आप कहेंगे दंगे का डर, और यहाँ पर अगर मारे गए अगर कुछ हादसे में लोग, तो आपके नेता ने पहले कह दिया हम जाएंगे नहीं भाई, और यहाँ संभल जाने की बात हो, कुशीनगर जाने की बात हो, भले गलत हो तो भी दौड़कर चले जाते हैं, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे।